बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ऑक्सैलिक एसिड पॉइजनिंग। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने मिनरल एसिड और कॉस्टिक अल्कलीज वाले चैप्टर को रिवाइज कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सैलिक एसिड पॉइजनिंग। ऑक्सैलिक एसिड जिस कैटेगरी के अंदर आता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड जिसको फिनॉल बोलते हैं, एसिटिक एसिड और सैलिसाइलिक एसिड आ जाता है। इनका काफ़ी पावरफुल और रैपिड एक्शन देखने को मिलता है। ठीक हो गया। और इनके पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं। दो प्रॉपर्टीज़ ये है कि ये लोकल और सिस्टमिक एक्शन या रिमोट एक्शन दोनों परफॉर्म करते हैं। लोकली भी जाके काम करते हैं, यानी ये लोकली अप्लाई करते हैं तो ये इरिटेंट के तौर पे काम आ जाते हैं, और इसके अलावा ये सिस्टमिक लेवल के ऊपर ये रिमोट एक्शन भी करवा देते हैं। स्टार्ट करते हैं ऑक्सैलिक एसिड से। तो ऑक्सैलिक एसिड क्रॉसिव कंपाउंड है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। ये सब्सटेंस वाटर के अंदर स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है, और ये वाला जो पॉइजन है मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट इनको रिजेंबल करता है। तो आपको मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट और ऑक्सैलिक एसिड इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। वैसे एग्जाम में आती नहीं है, लेकिन आप इतना पढ़ लेना कि ऑक्सैलिक एसिड का टेस्ट सोर और एसिडिक होता है, जबकि मैग्नीशियम सल्फेट चूँकि ये कुछ बेसिक साल्ट है तो बीटर टेस्ट होता है। जबकि जिंक सल्फेट इसका जो टेस्ट होता है बीटर और मेटालिक होता है, जबकि मैग्नीशियम सल्फेट का टेस्ट बीटर और नॉजिएटिंग होता है। ओके। अगर रिएक्शन की बात करते हैं तो ऑक्सैलिक एसिड एसिडिक रिएक्शन आ जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट का न्यूट्रल आ जाता है, जिंक सल्फेट का स्लाइटली एसिडिक आता है। इसके बाद जो पॉइंट्स हैं वो आपने नहीं करने। सिर्फ एक और याद रख लेना कि अगर इंक या आयरन स्टेन अप्लाई करते हैं तो ऑक्सैलिक एसिड उसकी ब्लीचिंग करवा देता है, लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट इसकी कोई ब्लीचिंग नहीं करते। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके साइन सिम्टम पर, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर। अब इसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं, सॉरी, इसका जो साइन सिम्टम होता है या इसका जो करैक्टर होता है वही डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट अप्लाई हुई है, कितनी अमाउंट को स्वेलो किया है और इसकी कंसनट्रेशन क्या थी। अब आपके इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझ लेते हैं। इसके दो टाइप के एक्शंस होते हैं या दो टाइप के इफेक्ट्स होते हैं। एक होता है लोकल इफेक्ट और दूसरा होता है सिस्टमिक इफेक्ट। ठीक है। लोकल इफेक्ट में तो आप कह सकते हो क्रोयन वगैरह, और सिस्टमिक इफेक्ट के अंदर आप कह सकते हो शॉक है, हाइपोकैल्सीमिया और रीनल डैमेज है। हाइपोकैल्सीमिया क्यों हो सकता है? क्योंकि जो ऑक्सैलिक एसिड है वो सीरम कैल्शियम लेवल के साथ, जो सीरम में जो कैल्शियम होता है ना, जो बायोलॉजिकली एक्टिव है, वो आयोनाइज फॉर्म में होता है। जब ये आयोनाइज कैल्शियम से बाइंड करेगा तो ये इनसॉल्युबल कैल्शियम ऑक्सैलेट बना लेगा, और जब ये इनसॉल्युबल कैल्शियम ऑक्सैलेट बना लेगा तो जो फ्री फॉर्म होती है कैल्शियम की वो कम से कम होगी। जब कैल्शियम की फ्री फॉर्म कम से कम होगी तो सीरम कैल्शियम लेवल ड्रॉप हो जाएगा। जब सीरम कैल्शियम लेवल ड्रॉप हो जाएगा तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। तो हाइपोकैल्सीमिया, रीनल डैमेज और शॉक का आपने नाम याद रखना है। ठीक है। तो इसके दो एक्शन को पढ़ लेते हैं, लोकल एक्शन और इसके आ जाते हैं दूसरा एक्शन आएगा रिमोट एक्शन या सिस्टमिक एक्शन। तो लोकल के अंदर ये स्किन की और जीआईटी की अल्सरेशन करवा देता है, क्रोयन करवा देता है, लेकिन स्किन का काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है। ठीक है। जीआईटी की, क्रोयन ये थोड़ी सी कॉमन होती है। ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई ट्रिकलिंग मार्क्स नहीं होते। ओके। ट्रिकलिंग मार्क्स नहीं होते। और आपको क्या देखने को मिलेगा, और जो वॉमिटिंग होती है इस केस के अंदर, ठीक है, वो वॉमिटिंग किस नेचर की होती है? वॉमिटिंग यानी अगर हम लोकल इफेक्ट की बात करते हैं तो लोकल इफेक्ट में माउथ के अंदर सोर टेस्ट होगा, काफ़ी खट्टा टेस्ट होगा, बर्निंग पेन होगा थ्रोट के अंदर, स्टोमक के अंदर, इसोफेगस के अंदर। परसिस्टेंट वॉमिटिंग होती है। जो वॉमिटिंग होती है कॉफ़ी ग्राउंड की होती है, बिकॉज वहाँ पे एसिड हिमेटिन बन जाता होता है। ठीक हो गया। ओके। ट्रिकल मार्क्स नहीं अपेयर होते। ठीक है। ट्रिकल मार्क्स अपेयर नहीं होते, लेकिन जब ये कहती है कि जब ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अप्लाई करते हैं और इंटेस्टिनल ट्रैक अफेक्ट नहीं होती लेकिन लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाती है। इन शॉर्ट के आपको डिलेड इफेक्ट के अंदर पेन और टेंडरनेस देखने को मिलती है। किसके ऊपर? पेन और टेंडरनेस देखने को मिल सकती है। एब्डोमेन के ऊपर पर्किंग देखने को मिल सकती है, जिसको उर्दू में कहते हैं जुलाब लग जाती है। टिनिस्मस है, पेनफुल मिड-डेफिकेशन हो जाती है, साइंस ऑफ कोलैप्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया लोकल के अंदर। अब हम आ जाते हैं सिस्टमिक के अंदर। सिस्टमिक के अंदर आपको पता है कि शॉक है, शॉक की वजह से कोल्ड क्लाइमी स्किन हो जाएगा, पल्स काफ़ी रैपिड हो जाएगा, फीबल होती है पल्स, और शॉक की वजह से बंदा कोलैप्स हो जाएगा, डेथ भी हो सकती है शॉक की वजह से। कैल्शियम लेवल का यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा तो नंबनेस और टिंगलिंग होती है। जैसे ही नंबनेस और टिंगलिंग आना शुरू हो जाएगी और टेटनी आना शुरू हो जाएगा तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये हाइपोकैल्सीमिया हो गया। ठीक है। ये सारी सीएनएस की और पीएनएस की मैनिफेस्टेशंस होती है। इस तरह सीएनएस में आपको कन्वलियंस देखने को मिल सकती है। ओके। जब डेथ रैपिड नहीं होती, डिलेड डेथ होती है, तो ये किडनी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, नेफ्रोटॉक्सिक होता है। ओलिगोयूरिया होता है। ओलिगोयूरिया का मतलब है स्कैंटी यूरिन, यूरिन काफ़ी कम प्रोड्यूस होता है। यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन होती है, ब्लड होता है, और कैल्शियम ऑक्सैलेट के स्टोन्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स। कैल्शियम ऑक्सैलेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं यूरिन के अंदर आना तो उसको बोलते हैं ऑक्सैल्यूरिया। और जो कैल्शियम ऑक्सैलेट के क्रिस्टल्स होते हैं इनकी शेप एनवेलप
शेप होती है, लिफाफी नुमा होते हैं, ठीक है, लिफाफी नुमा होते हैं। अब इनकी फेटल डोज लिखी हुई है कि इसकी जो फेटल डोज होती है वो 15 to 20 ग्राम्स होती है और इसका फेटल पीरियड ठीक है। तो पहले बताया इन्होंने एवरेज बताया हुआ 15 से लेकर 20, लेकिन जो स्मॉलेस्ट होती है वो 5 ग्राम होती है। फेटल पीरियड के 1 ही घंटे के अंदर बंदा अल्लाह मियाँ के पास चला जा सकता है। तो इसका फेटल पीरियड 1 घंटा है, जबकि फेटल डोज के अंदर 15 से लेकर 20 ग्राम या कम से कम 5 ग्राम ये भी हो सकती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट के अंदर आपने क्या करना है, ठीक है। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं किससे, अगर सल्फ्यूरिक एसिड की पॉइजनिंग से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे भी क्रोयन होती है, लेकिन यहाँ पे जो क्रोयन होती है काफ़ी ज़्यादा सीवियर नहीं होती, सीवियर क्रोयन नहीं होती। तो यहाँ पर आप स्टोमक ट्यूब पास कर सकते हैं, गैस्ट्रिक लैवेज पास कर सकते हैं, लेकिन आप काफ़ी केयर से करोगे और स्टोमक को वॉश करना है बाय यूजिंग लाइम वाटर। तो गैस्ट्रिक लैवेज परफॉर्म करते हैं, स्टोमक वॉश परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग लाइम वाटर, ठीक है। वार्म वाटर को यूज़ नहीं करना क्योंकि वार्म वाटर एसिड को मज़ीद डिज़ोल्व कर देगा, तो गर्म पानी को इस्तेमाल नहीं करना। इसके बाद आपने एंटीडोट अप्लाई करना, जो एंटीडोट ऑक्जेलेट की पॉइजनिंग को रिवर्स करता है। वो कोई भी कैल्शियम की प्रिपरेशन होती है, कैल्शियम की प्रिपरेशन जो कि पॉइजन को इनसॉल्युबल कैल्शियम ऑक्जेलेट के अंदर कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। वो मोस्ट रेडिली अवेलेबल यानी जो हमारे पास आसानी से मिल जाती है वो होती है चाक, ठीक है। अब चाक होता है क्या, चाक की अगर केमिस्ट्री को देखोगे तो 30 ग्राम चाक पानी के अंदर चाहिए, ठीक है। तो वो 20 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो एंटीडोट के अंदर चाक अप्लाई करेंगे, ठीक है। अल्कलीज जिसमें सोडा, पोटैश और अमोनिया आ सकते हैं, अल्कली को यूज़ नहीं करते क्योंकि अल्कली की वजह से जो ऑक्जेलेट्स बनेंगे वो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो आप कैल्शियम वाले जो यूज़ करोगे उसकी वजह से जो ऑक्जेलेट बनेंगे वो इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा आप कैल्शियम ग्लूकोनेट भी दे सकते हैं बाय ओरल और बाय इंट्रावेनस फॉर्म में, ठीक हो गया। और इसके अलावा पैराथायराइड के एक्सट्रैक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं अगर कैल्शियम लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। यूरिनरी आउटपुट को बार बार चेक करना है कि रीनल डैमेज तो नहीं हो गया, और फ्लूइड को बार बार इनटेक करवाते रहना है, ठीक है। और बाकी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा इसका ट्रीटमेंट का। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, बार बार सॉरी फॉर इंटरप्शन, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आ जाती है पोस्टमार्टम अपीयरेंस की तरफ, पोस्टमार्टम फाइंडिंग की तरफ। तो पोस्टमार्टम फाइंडिंग के अंदर अगर पॉइजन कंसनट्रेटेड फॉर्म में, अगर उसकी कंसनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है तो उसके अपीयरेंस जो होती है एक्सटर्नल और इंटरनल बिल्कुल वैसे ही आती है जैसे मिनरल एसिड की आती है, लेकिन सिर्फ एक फ़र्क होता है। वो फ़र्क ये होता है कि जो लिप्स होते हैं और चिन्स होते हैं वहाँ पर कोई स्टेनिंग नहीं होता। जब हमने मिनरल एसिड के पोस्टमार्टम अपीयरेंस की बात की थी तो उसके केस में अंदर जो एक आपको लिप्स की बर्निंग बताया था, ट्रिकल मार्क्स बताया था माउथ से लेकर चिन तक, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। लिप्स और चिन्स के ऊपर कोई स्टेनिंग नहीं होती। बाकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन वाइट हो जाती है, ऐसा लगता है कि उसकी ब्लीचिंग हुई है, लेकिन इरिटेशन की वजह से वो रेड भी हो सकती है, ठीक है। वाइट भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। वाइट किस वजह से होगी, ब्लीचिंग की वजह से। रेड किस वजह से होगी, इरिटेशन की वजह से। इसके अलावा स्टोमक के अंदर डार्क ब्राउन जिलेटिनस लिक्विड होता है क्योंकि स्टोमक के अंदर एसिड हेमाटिन के फॉर्मेशन हो जाएगा, तो स्टोमक के अंदर डार्क ब्राउन जिलेटिनस लिक्विड जमा होना शुरू हो जाएगा। म्यूकस मेम्ब्रेन क्राउडेड होती है, डिटैच हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन क्या है। इस केस में परफोरेशन हो सकती है, लेकिन परफोरेशन एज़ कम्पेयर टू H2SO4 काफ़ी ज़्यादा कम होती है। जो सब म्यूकोजा लेयर होती है, म्यूकोजा की तो बात कर ली, सब म्यूकोजा वो काफ़ी ज़्यादा डार्क लाइन आना शुरू हो जाती है क्योंकि वहाँ पे भी एसिड हेमेटिन आना शुरू हो जाता है। स्टोमक का आउटर कोड उसकी भी इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर ये इफेक्ट ओनली नारकोटिक है, ठीक है, अगर ये नारकोटिक वाले फॉर्म के अंदर है तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो फिर आपको लंग्स की कंजेशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। लंग्स के नारकोटिक इफेक्ट का क्या मतलब होता है, शॉक वाले इफेक्ट। तो आपको लंग्स की कंजेशन देखने को मिल सकती है, लीवर की हो सकती है, किडनीज की हो सकती है, ब्रेन की हो सकती है। और डिलेड, अगर डेथ डिलेड होती है तो इन्फ्लेमेशन आपको अपर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और किडनी के अंदर भी देखने को मिल सकती है। तो डिलेड डेथ में कंजेशन आपने याद रखना है और इन्फ्लेमेशन याद रखना है। कंजेशन लंग्स की, लीवर की, किडनी की और ब्रेन की होती है, जबकि इन्फ्लेमेशन अपर पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी की होगी। अब चलते हैं मेडिको लीगल एस्पेक्ट। मेडिको लीगल एस्पेक्ट के अंदर 3 चीज़ें आपने पढ़नी होती है, सुसाइडल, होमिसाइडल और एक्सीडेंटल आ जाती है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो सुसाइडल पॉइजनिंग होती है ये काफ़ी ज़्यादा कम होती है। जो ऑक्सैलिक एसिड और इसके साल्ट्स होते हैं इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। और आई थिंक इसको हम आम ज़बान में टार्टरी वगैरह बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक इसको टार्टरी बोलते हैं, बाकी मुझे करेक्ट कर देना अगर मिस्टेक कर रहा हूँ। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो जाती है अगर आपने मैग्नीशियम सल्फेट के बजाय या सोडियम बाइकार्बोनेट के बजाय इसको ले लिया, तो इस केस में एक्सीडेंटल हो सकती है, ठीक है। ओके, इंडस्ट्री में यूज़ होता है एज अ ब्लीचिंग एजेंट और कैलिको प्रिंटिंग के अंदर भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। ओके,
जो ऑक्सैलिक एसिड है इसकी वजह से सुसाइडल पॉइजनिंग ये भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। अगर ऐसे सोल्यूशन जिसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड है उसको लेते हैं तो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं अगर हेड के ऊपर अप्लाई होते हैं। इसके अलावा जो फॉर्जरी होती है, फॉर्जरी के अंदर राइटिंग को मिटाने के लिए, फॉर एग्जांपल कुतुबों के ऊपर जो राइटिंग होती है, कैलीग्राफी होती है, उसको मिटाने के लिए जो हम चीज़ यूज़ करते हैं वो ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है, तो सुसाइडल नहीं होती, होमिसाइडल रेयर होती है, एक्सीडेंटल कॉमन हो जाती है। अगर हमने मैग्नीशियम सल्फेट के बजाय सोडियम बाइकार्बोनेट के बजाय हमने इसको ले लिया, ठीक है, और अगर हेयर पे अप्लाई करेंगे तो बंदा गंजा हो जाएगा। और फॉर्जरी के अंदर भी इस्तेमाल होता है। तो वंस अगेन 10 मिनट का ऑक्सैलिक एसिड का कवर हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।